हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर खुशबूज वाइटल केयर। दोस्तों, मैंने डेंगू फीवर के पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया है कि डेंगू फीवर कैसे फैलता है। जब डेंगू वायरस हमारी बॉडी में जाता है तो क्या चेंजेस होते हैं और इसमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे कि इसे होने या फैलने से रोका जा सके। ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। और मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो सिर्फ आपके सिम्टम्स को टेम्पररी ठीक नहीं करेंगी बल्कि डेंगू की बीमारी में आपको राहत देंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट हेल्थ इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। दोस्तों, डेंगू फीवर 3 फेजेस में कैटेगराइज होता है। फर्स्ट इज फेब्राइल, सेकेंड इज क्रिटिकल एंड थर्ड फेज इज रिकवरी फेज। आपको मेनली ये याद रखना है कि जब पेशेंट फेब्राइल से क्रिटिकल फेज में जाता है तो वो सबसे डेंजरस पीरियड होता है किसी भी डेंगू के पेशेंट के लिए। जनरली जो फेब्राइल फेज होता है वो 2 से 7 दिनों के लिए चलता है और जब जनरली पेशेंट का फीवर ठीक होना स्टार्ट होता है तो जो मैंने डेंगू फीवर पार्ट 1 वीडियो में तीनों चीज़ें बताई हैं जैसे कि वैस्कुलोपैथी, एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड कोआगुलोपैथी, ये डेवलप होना शुरू हो जाती है जिससे कि पेशेंट की हालत बहुत बिगड़ सकती है। पेशेंट के ठीक होने के बाद ही प्लेटलेट काउंट गिरना शुरू होता है, ब्लड प्रेशर गिरना शुरू होता है, हर तरफ पानी भरना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए फीवर के बाद वाले फेज को क्रिटिकल फेज कहते हैं और इसको सही समय पर पहचानना और सही समय पर ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है कि जब पेशेंट का फीवर ठीक हो गया तो पेशेंट भी ठीक हो गया, बट यहाँ पे बिल्कुल ही उल्टा होता है। जब फीवर ठीक हो गया तब एक्चुअली पेशेंट को लो होने के या पेशेंट की कंडीशन खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें ओरल इनटेक कम हो जाता है और डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमें कोई भी वायरल इलनेस हो तो हमें हाइड्रेशन का पूरी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। पेशेंट को ORS, नारियल पानी, छाछ, दूध या नॉर्मल पानी जैसी चीज़ें देते रहना है। पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट करना है और अगर पेशेंट को इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो वो इम्प्रूव कर जाते हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट कितना फ्लूइड इनटेक ले रहा है, उसका यूरिन आउटपुट कितना है और उसके वाइटल्स क्या हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड आपको 6-6 घंटे का लिख के रखना है। जैसे कि मैंने बताया है कि सबसे डेंजर फेज होता है जब पेशेंट फेब्राइल से क्रिटिकल फेज में आता है। जो क्रिटिकल फेज होता है वो फीवर के ठीक होने के 24 से 48 घंटे के बाद से शुरू हो जाता है। इसी फेज में सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट होता है। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ वार्निंग साइंस के बारे में बताऊंगी ताकि आप अलर्ट रहें और तुरंत हॉस्पिटल रश कर सकें। सो फर्स्ट इज कंटिन्यूसली खूब सारी उल्टी होना यानी एक्सेसिव वॉमिटिंग और पेट में दर्द होना, पेशाब कम होना ड्यू टू लो फ्लूइड इनटेक, चकत्ते का बॉडी पे बढ़ना, ब्लीडिंग होना जैसे मसूड़ों से खून आना, नाक से खून बहना या स्टूल में खून आना, ये सारे वार्निंग साइंस होते हैं। इसके अलावा लिवर फंक्शन भी डीरेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से जॉन्डिस के सिम्टम्स आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर गिरना, और जब हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तब हमें पता चलता है कि हेमाटोक्रिट बढ़ रहा है एंड प्लेटलेट काउंट तेज़ी से गिर रहा है जिससे पता चलता है कि बॉडी में फ्लूइड लीक कर रहा है जो कि एक वार्निंग साइन है। अगर इसमें से कोई भी वार्निंग साइन पेशेंट में नज़र आते हैं तो आप जल्द से जल्द पेशेंट को अपने पास के हॉस्पिटल में लेके जाएं ताकि सही समय पे सही ट्रीटमेंट शुरू हो सके। लास्ट इज रिकवरी फेज। रिकवरी फेज क्रिटिकल फेज के खत्म होने के बाद यानी कि जब प्लाज्मा लीक बंद हो जाता है, अंदर से जब पेशेंट की इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है तो प्लाज्मा लीक बंद होने के बाद रिकवरी फेज शुरू हो जाता है। ये 24 से 48 घंटे के बाद शुरू होता है। दोस्तों, हमें स्टडीज से पता चला है कि जो डेंगू का फीवर होता है वो 2 वीक्स में जनरली ठीक हो जाता है और पेशेंट फुली रिकवर कर जाता है। प्लेटलेट जो होते हैं वो फीवर आने के 9वें दिन से बढ़ना शुरू हो जाते हैं और फिर 14 दिन तक पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर कर जाता है। दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लें जिससे कि इसे होने या फैलने से रोका जा सके। सो फर्स्ट इज छत या घर के बाहर रखे खुले बर्तनों, पुराने टायर या पानी के गड्ढों में पानी जमा ना होने दें। बाल्टी या किसी बर्तन में भरे हुए पानी को ढकें क्योंकि मच्छर साफ और ठहरे पानी में ही पैदा होते हैं। नेक्स्ट इज कूलर के पानी को हर हफ्ते बदलना चाहिए या उसमें कीटनाशक डालना चाहिए। अगर घर में कीटनाशक ना हो तो आप पेट्रोल या मिट्टी का तेल भी डाल सकते हैं जिससे इस पानी में मच्छर पैदा ना हो। अगला है घर के कोनों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें और घर में साफ सफाई रखें। नेक्स्ट इज
खिड़कियों में जाली लगाएं जिससे मच्छर खिड़की के जरिए घर में दाखिल ना हो सकें। एंड द लास्ट इज, रात को सोते वक्त मच्छरदानी या मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल करें। अब चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से डूज एंड डोंट्स हैं जिनका हमें ख्याल रखना है। तो पहले जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट इज, अगर हम पेशेंट को आउट पेशेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें कब फॉलोअप के लिए वापस आना है। दूसरा चीज़ है कि हमें क्रिटिकल पीरियड को बहुत अच्छे से समझना है और उसे सही समय पे पहचानना है। नेक्स्ट इज फ्लूइड इनटेक, यूरिन आउटपुट और वाइटल साइंस की क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगला है, हमें जल्दी से जल्दी शॉक को पहचानना है और उसको ट्रीट करना है अगर पेशेंट आईसीयू में या हॉस्पिटल में एडमिटेड है। नेक्स्ट इज, कई बार हमें कोलॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ती है जिसमें कि एल्बुमिन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है अगर शॉक नॉर्मल मेडिसिन से इम्प्रूव नहीं कर रहा है। और फाइनली ये है कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ब्लीड कर चुका है तो उसमें प्लेटलेट और प्लाज्मा का तो रोल बाद में है, इम्पॉर्टेंट ये है आरबीसीज या होल ब्लड देना ना भूलें। तो ये सारे डूज होते हैं जो कि हमें याद रखने हैं डेंगू के मैनेजमेंट के लिए। अब चलिए बात कर लेते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। उसमें सबसे पहले है कि डेंगू के पेशेंट को स्टेरॉइड्स नहीं देने हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से डॉक्टर्स जो पेरिफेरीज में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो डेंगू के पेशेंट्स को स्टेरॉइडल इंजेक्शन लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि स्टेरॉइड देने के बाद प्लेटलेट काउंट पे या डेंगू के सिम्टम्स पे असर पड़ेगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। सो स्टेरॉइड्स बिल्कुल भी नहीं देने हैं। नेक्स्ट इज, जब हम फ्लूइड्स देते हैं तो हाफ नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए, हमेशा आइसोटोनिक फ्लूइड्स देने चाहिए, हाइपोटोनिक फ्लूइड्स को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज, हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन अंधाधुंध तरीके से नहीं करना है क्योंकि ये करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट जो है कि आईवी फ्लूइड्स हमें जुडिशियसली यूज करने हैं अगर ये नेसेसरी हैं तो। कई बार अगर ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फ्लूइड देने से फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा जिससे कि पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है। दोस्तों डेंगू में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही इफेक्टिव है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पेशेंट या उनके रिलेटिव एलोपैथी पे ही ट्रस्ट शो करते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बहुत ही भरोसेमंद है और इसमें किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। होम्योपैथी ट्रीटमेंट के समय पेशेंट को रेगुलर मेडिसिन के साथ साथ ब्लड टेस्ट के थ्रू प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट काउंट करवाते रहना चाहिए। होम्योपैथी मेडिसिन में किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, बल्कि होम्योपैथिक मेडिसिन डेंगू से बीमार प्रेग्नेंट लेडीज को भी दी जा सकती हैं। डेंगू के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा सिद्ध हो सकती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ही अपना ट्रीटमेंट कराएं। सो द फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इज ब्रायोनिया। ब्रायोनिया होम्योपैथिक दवा को वाइल्ड हॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू के पेशेंट को अगर चिड़चिड़ापन, तेज सिर दर्द, आंखों में चुभन, मुंह सूखना और मांसपेशियों में ज़रूरत से ज़्यादा दर्द होने जैसे कोई भी लक्षण हो तो उनके लिए ये दवा काफ़ी असरदार होती है। नेक्स्ट इज कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्बोनिका डेंगू के पेशेंट को तब दी जाती है जब उसे छाले या छोटे छोटे घाव, चकत्ते या फोड़े जैसे कोई भी लक्षण होते हैं। इसके अलावा दोपहर के बाद एकदम से ठंड लगना, टॉन्सिल में सूजन होना, छाती में भारीपन लगना और साथ ही मानसिक थकान महसूस होना आदि लक्षणों के लिए भी एक कारगर दवा के रूप में ये कार्य करती है। नेक्स्ट है बेलाडोना। बेलाडोना का सामान्य नाम डेडली नाइटशेड भी है। जिन पेशेंट को सांस लेने में कठिनाई के साथ पेट में ऐंठन और गर्दन में अकड़न जैसे कोई भी लक्षण महसूस होते हैं तो उनके लिए ये दवा काफ़ी फायदेमंद मानी जाती है। नेक्स्ट इज यूपेटोरियम परफोलिएटम। ये होम्योपैथिक मेडिसिन डेंगू के उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें आंखों की पुतलियों में दर्द होता है। इसके साथ ही लेटने पर सिर दर्द होना, रोशनी में आंखें दर्द करना, रात में ज़्यादा खांसी आना, शाम को ठंड लगना, बदन दर्द होने के साथ ही हड्डियों में दर्द जैसे लक्षण पाए जाते हैं। इस दवा के यूज से पेशेंट को काफ़ी आराम मिलता है। एंड द फिफ्थ वन इज नक्स वोमिका। जिन पेशेंट्स को चिड़चिड़ापन, गले में जकड़न और ठंड लगने के साथ बुखार आता है, इसके अलावा खांसने पर सिर दर्द होना, मसूड़ों में सूजन होना आदि सभी लक्षणों में ये बहुत ही इफेक्टिव दवा होती है। दोस्तों अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए। आपकी एक लाइक से हमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। फिर मिलेंगे हेल्थ रिलेटेड किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।